पहले आप इस नावल का खुलासा सुनिए। वो दिन मेरी ब्याहता ज़िंदगी में क़यामत के दिन थे। जब बात किसी लड़की किसी औरत को नज़र भर कर भी देखते तो मैं ठिठक कर रह जाती। उनकी गुफ्तगू में किसी अनजान औरत का जिक्र दूसरी बार होता तो मैं बेख्तियार चौंक कर उन्हें देखने लगती, मगर वो भी ऐसे घुन्ने थे, कभी सिरा मेरे हाथ में न देते। इनका यहाँ रहना ख़तरे से खाली नहीं। वो इनकी बू सूंघते यहाँ आ गए तो बस अब इनको यहाँ से चलता करो। सुबह ही बंदोबस्त करता हूँ इनका किसी डीलर से कहकर, कहीं और किराए पर घर दिलवा देता हूँ इन्हें, हमारी जान तो छोड़ें। मगर अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। अस्सलामु अलैकुम, आप सबको खुश आमदीद। एक बहुत ही खूबसूरत सा नावल फिर से आपके लिए हाजिर है, जिसका नाम है तोहफ़ा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर इस खूबसूरत से नावल का आगाज़ करते हैं। मैंने एक फ़ैसला किया है। मैंने जव्वाद को अपने पास खड़े देखकर हाथ में पकड़ा अखबार एक तरफ फेंका और उठकर खड़ी हो गई। टेबल पर पड़ा जव्वाद का ऑफिस बैग उठाकर उनके हाथ में दिया और उनकी तरफ देखने लगी, जो अब सवालिया नज़रों से मेरी तरफ देख रहे थे। क्या क्या फ़ैसला किया है? उन्होंने कलाई पर बंधी घड़ी को सरसरी नज़र से देखा और अंदाज़ा लगाया कि मेरी कितनी लंबी चौड़ी गुफ्तगू सुनने का उनके पास टाइम है। मैं कल से अखबार नहीं पढ़ूंगी। मैंने कोफ्त भरे अंदाज में सर हिलाते हुए नाक चढ़ाकर सामने पड़े अखबार को देखकर कहा, कल से क्यों माय डियर, आज से क्यों नहीं? जवाद का जवाब ही नहीं, उनकी अगली हरकत उनके जवाब से भी ज़्यादा गैर मुतवक्के थी। उन्होंने आगे बढ़कर पंखे की हवा में फड़फड़ाते अखबार को समेटा, रोल सा बनाया, हाथ में लेकर बाहर की तरफ बढ़ के। चलता हूँ, मैं वैसे ही लेट हो गया हूँ। शाम को जल्दी आने की कोशिश करूँगा, तो कहीं चलेंगे। अल्लाह हाफिज़। वो कहते हुए बाहर निकल गए और अगले मिनट उनकी गाड़ी गेट से निकलने और गेट बंद होने के बाद की आवाज़ें सुनाई थी। इन आवाज़ों के बाद एक मुहीब सन्नाटा, सरसराती खामोशी और वहशतनाक तन्हाई मेरे आसपास टहलने लगी। उफ़! मैंने घबरा कर पनाह लेने के लिए बिल्कुल गैर इरादी तौर पर अखबार उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो मुझे याद आया, अखबार तो जवाद ले गए हैं। अब क्या करूं? मैंने कुछ परेशान सा होकर घड़ी की तरफ देखा। अभी 9 भी नहीं बजे थे। 9 से 10 बजे तक मैं अखबार पढ़ती थी। इस दौरान उठकर चाय दोबारा बना लेती या नाश्ते की बची होती तो इसको गर्म करके अखबार के मुताले के दौरान चुस्कियाँ लेकर पीती रहती। मगर आज तो काम ही उल्टा हो गया था। मैं धड़ाम से सोफे पर गिर गई। अच्छा चलो, इस अखबार की मनहूस, वहशतनाक और दहशतनाक ख़बरों, बम ब्लास्ट, हादसों, ख़ुदकुशियों, डॉलर और तेल के आसमानों को छूते नर्क, हमारी बिजली के वज़ीर मौसूफ़ की हर सुबह बेचारी पाकिस्तानी अवाम के लिए एक अदद मोटी ताज़ी कड़वी गोली, बिजली के बढ़ते हुए नर्क और लोड शेडिंग के दौरान में मेरे मुल्क में होती शब बारात रोज़ाना वाला हाल हो और बंदा जल कर कह डाले कि भाई मैं कल से अखबार नहीं पढ़ूँगा, तो इसकी इस हर्जा सराई को इसके हद से बड़ी फ्रस्ट्रेशन या डिप्रेशन का नतीजा ही समझना चाहिए, ना कि ये कि बिल्कुल सच समझते अखबारी बगल में दाब और ऑफिस चल दिए। अब वो जो मेरे जैसा अखबार का नशेई चरसी होगा वो क्या करेगा? मैं बुलंद आवाज़ में ख़ुद से बातें कर रही थी कि वहाँ सुनने वाला मेरे सिवा और कोई था भी नहीं। अब अखबार के बगैर भला दिन कैसे गुजरेगा? अभी तो तमाम कॉलम पढ़ने वाले रहते थे। जावेद चौधरी का कॉलम भी आया हुआ था और सादुल्ला जान बर्ग का भी, हमीद अख्तर का भी। और मज़े से शाम को आकर कहेंगे मैं तो अखबार ऑफिस में ही भूल आया। उफ़! मेरी वहशत और परेशानी लम्हा बलम्हा बढ़ती जा रही थी। बेचैनी में उठकर टीवी लगाया, बारी बारी सब न्यूज़ चैनल्स ट्यून किए। सब पर 6-7 वज़ीर और हमारी वजारत दाखिला के ऑल इन ऑल हाथ लहराते, फ़ज़ा में मुक्का घुमाते, अवाम को धमकाते, एक दूसरे पर कीचड़ उछालते, अनपढ़ लोगों की तरह लड़ते झगड़ते, थोड़ी देर में बेजार करके मैंने टीवी ऑफ़ कर दिया और उठकर किचन में आ गई। चैनक में कुछ चाय बची थी, इसे गर्म करके मग में उंडेला, फिर अपने पसंदीदा ठिकाने यानी लाउंज में आ गई। अच्छा हुआ अखबार ले गए। क्या करना था? पढ़ पढ़ कर दिमाग ही ख़राब करना था। पूरे अखबार में जो एक भी अच्छी खबर हो
बेहतर है कबूतर की तरह कुछ दिन आंखें बंद करके इन मसाइल भरी ज़िंदगी से नज़रें चुरा ली जाए। मैंने प्यार का पहला शहर खोला और पढ़ने में मगन हो गई। महज 10 मिनट में ही तबीयत बेजार हो गई। ये किताब पहले भी तो 4 बार पढ़ी हुई थी। इस वक्त तो तलब ख़बरों और कॉलमों की थी। चाय भी ख़त्म हो गई, तबीयत की बेजारी दूर न हुई। मैंने उठकर लाउंज में टहलना शुरू कर दिया। रज्जो आती है तो इसे मार्केट से अखबार मंगवा लेती हूँ। मैंने अपने नशे का इलाज सोचा। इतनी डस्ट, इतनी मिट्टी, उफ़, ये रज्जो बेगम क्या रोज़ हाथ लगाने आती हैं इधर? आ जाए ज़रा, इसकी तो मैं क्लास लेती हूँ। खिड़की की चौखट में जमा मिट्टी ने मेरी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवाई। फिर धीरे धीरे मुझे पूरे घर में हर जगह हर चीज़ गर्द आलूद नज़र आने लगी। तफसीली सफाई को भी तो इतने महीने हो गए। बस ठीक है, ये पूरा हफ्ता घर को चमकाने में लगाया जाएगा। और अखबार नहीं, चलो थोड़ा बहुत चल जाएगा। अब मैं गेट के पास पड़े गमलों और सतूनों से लिपटी बेलों को पानी देती हुई बेचैनी से रज्जो के आने का इंतज़ार कर रही थी, जिसके आ जाने के आसार भी नायाब लग रहे थे। मैं देखती ही रह गई। जवाद ने अगली सुबह भी वही हरकत कर डाली। मैंने नाश्ता टेबल पर लगाया, अपने कप में चाय निकाली और दूसरा हाथ हस्बे आदत सोफ़े पर पड़े अखबार की तरफ बढ़ाया ही था कि जवाद ने बड़े आराम से अखबार उठाया, तह करके अपने ऑफिस बैग में रख लिया। तुमने ही बहुत अच्छा फ़ैसला किया जो अखबार पढ़ना छोड़ दिया। खामखा सुबह सुबह अपना दिमाग ख़राब करने से फ़ायदा। एक तो तुम सुबह के वक्त 2-3 कप चाय पीकर अपना खून जलाती हो, बाकी का खून अखबार की हौलनाक खबरें जला देती हैं। देखो एक ही दिन में तुम्हारी रंगत में कैसा नुमाया फ़र्क लगने लगा है। एकदम से फ्रेश खिली खिली लग रही हो। मज़े से मक्खन टोस्ट पे तह बतह जमाते कहते चले गए। और मैं जो पहले अच्छी खासी गर्मी में आने लगी थी, उनकी इस हरकत पर उन्हें ठीक ठाक सुनाने के लिए अल्फाज तरतीब दे ही रही थी कि उनकी अगली बात पर मैं लम्हा भर को गुंग सी बैठी रह गई। बिल्कुल गैर इरादी तौर पर मेरा हाथ अपने मुंह की तरफ गया था और सुबह फजर की नमाज के लिए वज़ू करते हुए हस्बे आदत मैंने कई बार शीशे में अपना ही चौकटा देखा था। मुझे तो रत्ती बराबर कुछ नयापन महसूस नहीं हुआ था। वही गंदुमी सी ज़रा साफ ज़रा पीली सी रंगत, नींद से बोझल मुंधी मुंधी आँखें कि जल्दी से 4 सजदे करके दोबारा बिस्तर में जा पड़ूं। आँखें पूरी यूँ नहीं खुलती थीं कि फिर कमबख्त पूरी ही खुल जाती थी, तो दोबारा सोने में घंटा लग जाता था और इसमें जवाद के ऑफिस जाने का टाइम हो जाता तो उठना पड़ता। खूब ही सर में दर्द होता। खैर ऐसी तो कोई बात नहीं। रंगत मेरी अब इस उम्र में क्या खिलेगी या मुरझाएगी, ये तो आपकी नज़र। मैंने संभल कर कहना शुरू किया। वैसे मुझे लगता है, बल्कि पहले ही शक था कि कुछ घपला है। वो मक्खन लगे स्लाइस को 2 ही लुकमों में पार लगाते शरीर लहजे में बोले, कैसा घपला? मैं उन्हें रश्क भरी नज़रों से तकते हुए बोली, अपने फरबही माइल जिस्म की वजह से इस किस्म की खुराकें मेरे लिए तो शजरे ममनुआ ही थीं। जी यही उम्र वाला। उन्होंने बाईं आँख दबाई। आज तुम्हारे मुंह से खुद ही निकल गया इस उम्र में। हाँ, कैसी हसरत है तुम्हारी आह में। वो मेरे यूं ही बोले गए जुमले से ये मतलब निकालेंगे मुझे अंदाज़ा नहीं था। उससे मैं टी पाट ही उठा कर उन्हें धमका डाला। मेरे स्कूल कॉलेज के सारे सर्टिफिकेट्स तो बहाने बहाने से खंगाल चुके हैं और उम्र की तसल्ली कहाँ से करवाएंगे। मैं दांत पीस कर बोली तो वो हंस पड़े। भाई सच कहा सयानों ने, कभी औरत की उम्र की तरफ, असली उम्र की तरफ इशारा न करो, कत्ल करने पर उतर आएगी। वो हंसते हुए नैपकिन से हाथ मुँह साफ़ करते उठ खड़े हुए और जो सियानों ने दूसरे सुनहरी कॉल की तरफ जिक्र किया कि मर्द की तनख्वाह असली वाली कभी ना पूछो, मरने मारने पर उतर आएगा, इसके बारे में क्या ख्याल है? मैंने भी हिसाब बराबर किया। जालिम बीवी हर महीने पहले पे स्लिप चेक करती हो, फिर मेरी जेब, वो भी एक नहीं सारी, और इसके बावजूद शक करो। अल्लाह तुम्हारी नेकियों में कई गुना इजाफा करेगा। वो जाते जाते बोले। और वो जो खुद शक कर रहे थे, वो आपके अमाल नामा कितना वज़नी हुआ होगा। मैं पीछे आई। मजाक कर रहा था। मैं भी मजाक कर रही थी। शाम को क्या पकाऊं? मुझे रोज़ाना वाला सबसे उलझा हुआ मसला याद आया तो पूछ बैठी। जो जी में आए। ऐसा फर्मा बरदार शौहर किसी का होगा भला? गाड़ी में बैठते हुए अपनी मदाह में बोले। जी मालूम है, आपकी फर्मा बरदारी अच्छी तरह मालूम जो है। टेबल पर 3 डिशेस रोज़ सजी मिलती, 3 में से एक तो पसंद की होती है। फर्मा बरदारी के नंबर अलग, पसंद की डिश के मज़े अलग। मैं किसी भी मामले में उधार की कायल नहीं थी।
یہ حنیف بھی 3 دن کی چھٹی لے کر گیا اور ہفتہ ہونے کو آیا ہے، ابھی تو کچھ پتہ نہیں اس کا۔ تم دروازہ دن میں بھی اچھی طرح بند رکھا کرو، آج کل ڈکیتیوں کا کام پھر زوروں پر ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔ انہوں نے کھلے گیٹ سے گاڑی باہر نکالنی شروع کی۔ یہ سب ہی نوکروں کا حال ہے۔ وہ رجو بی بی کل بھی نہیں آئی، سارا کام مجھے خود سے کرنا پڑا، آج بھی معلوم نہیں آتی ہے یا نہیں۔ میں گاڑی کے باہر نکلتے گیٹ بند کر کے داخلی دروازے سے انہیں اللہ حافظ کہتے ہوئے بولی تو بے نیازی سے سر ہلاتے گاڑی نکال کر لے گئے۔ میں گیٹ بند کر کے اندر آ گئی۔ اندر وہی بھائیں بھائیں کرتا سناٹا تھا۔ ایک عورت جس کی شادی کو 11 برس گزر چکے ہوں اور اس کی گود، اس کا گھر میرے گھر کی طرح سنسان بھائیں بھائیں کرنے والا ہو، صرف وہی میری کیفیت کو سمجھ سکتی ہے۔ میں صوفے پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھی تھی۔ ہیں مجھے الجھی باتوں میں لگا کر آج پھر اخبار اچک کر لے گئے۔ یہ کیا تماشا ہے بھائی؟ کل ہی میں نے سوچا رجو سے منگوا لوں گی، وہ محترمہ کل آئی ہی نہیں، کل کا اخبار بھی نہیں پڑھا، اور آج مجھے اس خیال کے ساتھ ہی جیسے ایک دم سے رونا آنے لگا۔ گھر کا سناٹا اور بھی دل کے اندر اترنے لگا تھا۔ میں یوں ہی منہ اوپر اٹھا کر گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ میری مٹھی میں تو کوئی آس کا جگنو بھی نہیں کہ جس سے اس ویران دل کے کسی اندھیرے کونے کو اجال لوں۔ سب کچھ واضح ہے، بالکل عیاں، اور اس طرح عیاں کروانے کی جستجو بھی تو مجھے ہی تھی۔ بس ایک بے چینی تھی، دیوانگی، جنون کہ پتہ چل جائے کب کیسے کیوں کر میرا سونے گھر میں میری سونی کوکھ سے کسی پھول کے کھلنے کی امید بر آ سکتی ہے۔ پہلے 5 سال اسی امید و بے امی سی خوشگمانی نا امیدی کے درمیان ڈولتے ہوئے گزر گئے۔ پھر ڈاکٹری علاج معالجے کا نا ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جوں جوں گوہر مقصود دور ہوتا محسوس ہو رہا تھا، میری رسائی میری پہنچ سے دور، میرا اضطراب میری دیوانگی میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا تھا۔ اور یہ دیوانگی جنون مجھے کہاں کہاں نہیں لے کر گیا۔ ایلوپیتھک طریقہ کار سے مایوس ہونے کے بعد ہومیوپیتھک حکمت، آخر میں تعویذ، عملیات، دم، چلے اور نہ جانے کیا کیا۔ پورے 9 سال بیت گئے۔ میرا دل میری کوکھ کی طرح سونا ہوتا چلا گیا، امید کا ایک ایک ستون گرتا چلا گیا، اور میں بے وزن بدن کے ساتھ کسی اندھیرے خلا میں معلق ہو کر رہ گئی۔ اف، وہ دن کتنے ظالم، کتنے خوفناک تھے۔ ماں نہ بن سکنے کا خوف میرے پورے وجود کو کسی آکٹوپس کی طرح جکڑے اس میں سے زندگی نچوڑنے لگا، اور میں کسی بے نشان مردے کی طرح ہو گئی جسے اس کے لواحقین دفنانے کے بعد اس کے نام کا کتبہ اس کے سرہانے لگانا بھول گئے ہوں، اور وہ بے نام مردہ اپنا نام تلاش کرنے کے لیے کسی بھولی بھٹکی روح کی طرح سارے عالم میں چکراتا پھر رہا تھا۔ خاندان میں ہونے والی شادیوں، منگنیوں، نکاح میں ہمیں بلوایا تو خوب جوش و خروش سے جاتا۔ اکثر دولہا دلہن کے پاس، خاص طور پر دلہن کو مہندی لگانے یا اور کسی ایسی رسم کے موقع پر دانستہ سی کوششیں ہونے لگی کہ میں دلہن کے پاس نہ جاؤں۔ مجھے آواز دے کر بلاوا بھیج کر کسی اور اہم کام کا پیام دے دیا جاتا۔ شروع میں تو میں کچھ بھی نہ سمجھی، اور جب سمجھی خود ہی ایسی تقریبات سے دور ہٹنے لگی۔ ایک آڑ، ایک بھرم سا تھا جو ہر نئے دن کے ساتھ ٹوٹتا جا رہا تھا۔ جواد کی میڈیکل رپورٹس بالکل ٹھیک تھیں، اور میری دن بدن پیچیدہ نافہم سی ہوتی جا رہی تھی۔ میری دونوں نندیں جن کا جواد اکلوتا بھائی تھا، ان کی بے چینی، ان کا اضطراب مجھ سے بھی سوا تھا۔ اب تو ان کی امیدیں نا امیدی کے گہرے کنویں میں گرنے کے بعد پریشانی پھر غصے کے بھنور میں بدلنے لگی تھی۔ میں ان دنوں کٹی پتنگ کی طرح خلا میں معلق تھی، ہر لمحہ اپنے انجام کے خوف سے لرزتی کانپتی پھرا کرتی۔ زور سے بیل بجی، میں جیسے کسی گہرے خیال سے باہر نکلی تھی۔ کیا مصیبت پڑی تھی تمہیں؟ ہر ہفتے 3 چھٹیاں تو لازمی ہو گئی ہیں، پھر ہر چھٹی پر نئے سے نیا بالکل اچھوتا بہانہ۔ بیچاری بیگم صاحبہ تیرے بہانے کی زد میں آ کر سی بھی نہ کر سکے۔ رجو کے اندر آتے ہی میں بولتی چلی گئی۔ اس کا منہ میری توقع کے عین مطابق لٹکا ہوا تھا۔ کیا بتائیں بی بی جی، اللہ سائیں نے ہم غریبوں کی قسمت ہی ایسی بنائی ہے، ڈھیٹ، بے شرم تو بنا ہی ڈالا۔ اس غربت نے بہانے باز بھی بنا دیا، جو آپ سمجھ لیں۔ اس سے پہلے میں کچھ اور سخت اسے سناتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اب کیا ہوا ہے؟ کوئی نیا ڈرامہ؟ میں نے بڑی مشکل سے زبان کو روکا اور بیزاری سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ روتے ہوئے سر پکڑ کر نیچے بیٹھ گئی۔ چھوٹے کو نمونیا ہو گیا تھا جی، ڈب ڈبائی آنکھوں گلو گیر آواز میں بولی۔ رجو، بات سن میری۔ مجھے ایک دم سے تاؤ آ گیا۔ گھر سے چلی تھی، کوئی بہانہ بھی ڈھنگ کا سوچ لینا تھا۔
اتنی गर्मी में भला किसको नमूनिया हो सकता है? ओ जी वो बड़ा माड़ा है जी। उस दिन गर्मी की वजह से सारा दिन छप्पड़ के ठंडे ठार पानी में नहाता रहा। रात तक पहले खांसी आती रही, फिर जो ज़ोरों का बुखार हुआ, सुबह तक तो इसमें जान ही नहीं रही। कल सारा दिन सरकारी अस्पताल में लेकर फिरती रही, पर्ची नहीं बन रही थी। पर्ची बनी तो डॉक्टर साहब उठ गए। फिर मोहल्ले के कंपाउंडर को दिखाया, उसने कहा कि नमूनिया हो गया। इतनी महंगी दवाई लिख दी, मैं किधर से लेती? जो इसने अपने पास से दी वही पिलाती रही, और रत्ती बराबर फ़र्क नहीं पड़ा। अब भी जलते एक हफ्ते को छोड़ कर आई हूँ कि आपको बगैर बताए छुट्टी करने से गुस्सा आता है। उसकी कहानी ऐसी थी कि यकीन ना करने के बावजूद मैंने यकीन कर लिया। इसके साथ मिलकर जल्दी जल्दी घर का काम निपटाया। देख मेरी बात सुन, अब तुम्हारा बेटा ठीक होता है तो सारे घर की अच्छी तरह सफाई करनी है। कल मैं देख रही थी जगह जगह खिड़कियों दरवाज़ों में मिट्टी और धूल की तहें जमी हैं। कल से ज़रा जल्दी आ जाना, और पैसे देती हूँ मैं तुम्हें, जाकर इसे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना। खुद भी बच्चों का ख्याल रखा करो। तुम तो यहाँ से जाकर खटिया संभाल कर बैठ जाती होगी, और वो गली में मिट्टी गंदे छप्पड़ में खेलते रहते हैं। बीमार ना पड़ें तो क्या हो। मैंने इसे जाने से पहले तनबीह की। अल्लाह माफ़ी बाजी, बदन टूटे जो जाकर मंजी पर बैठी भी हूँ। बहुत काम घर के तैयार होते हैं, और वो जीवन जोगे मुझे घड़ी को बैठने नहीं देते। मैंने क्या आराम करना है, अब तो लगता है कब्र में जाकर ही आराम मिलेगा। किस्मत ही ऐसी है हम गरीबों की। फिर से अपने मखसूस शिकवे पर आ गई। किस्मत ही ऐसी है हम गरीबों की। इसका तकिया कलाम ही बनता जा रहा था। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं बहुत सौ से अच्छी हो। जैसा भी सही, घर वाला भी थोड़ा बहुत कमा कर लाता है, खुद भी कमा लेती हूँ। थोड़े से सलीके और तरीके से चलो तो ऐसी छोटी मोटी बीमारी शिमारी पर यूँ हाथ पैर झाड़ कर ना मुँह खोलना पड़े। लो इसे किसी ढंग के डॉक्टर को दिखाना। आज तो जल्दी जा रही हो, कल नहीं जाने दूंगी। घर के 100 काम सर पर पड़े हैं, और तेरी छुट्टियाँ ही तमाम नहीं होती। सालन वाले शॉपर ले लेना किचन से, और कल सवेरे आना, बता रही हूँ मैं। मैंने इसे 500 रुपये देते हुए ज़रा सख्त लहजे में कहा था। इसकी गर्दन तो 500 की हरी बत्ती देखते ही जैसे वजद में आकर दाएं बाएं झूलने लगी थी। चंगा बीबी, अल्लाह आपको बहुता दे, आपकी गोद हरी करे, इस घर का सन्नाटा भी दूर करे। यहाँ बच्चों की हंसी उनके हाथ गूंजे। जी मैं तो गरीब दिन रात झोली उठा उठा कर रब से आपकी एक कमी दूर करने की दुआ करती हूँ, और मेरा रब सोना ज़रूर सुनेगा, मुझे पक्का यकीन है। वो आप जैसी नर्म दिल मेहरबान हम जैसे कमियों के काम आने वाली को नामुराद कैसे रख सकता है। वो ज़रूर आपकी खेती हरी भरी करेगा, मेरा रब सोना। वो इस वक्त की कैफियत में मुसलसल दुआएं दिए जा रही थी। इसकी दुआ मेरे महरूम दिल पर किसी ताज़ियाने की तरह लग रही थी। इसकी दुआ मेरी कमज़ोरी, मेरी महरूमी, मेरी कज्जी की तरफ कैसा बेबाक इशारा था कि अक्सर मेरा दिल इसे सह नहीं पाता था। यूँ जैसे किसी लंगड़ी औरत को कोई इसके मुंह पर लंगड़ा कहते, या किसी बहुत कमज़ोर नज़र वाली औरत को कोई इसके सामने अंधी कहते, तो कैसे इसका दिल अपनी इस कमज़ोरी पे दर्द से भर जाता है। अब तो अक्सर मेरे दिल का भी यही हाल होने लगा था। कोई गोद भरने की दुआ देता तो खुदा न खास्ता मुझे गाली की तरह लगने लगती। ऐसी घबराहट होती कि जी चाहता वहाँ से भाग जाऊँ, या दुआ देने वाली का मुँह किसी तरह बंद करवा दूँ। इस वक्त भी मैंने यही किया। अच्छा जा, अब जाते गेट अच्छी तरह बंद करके जाना, मैंने उकताई हुए लहजे में कहकर टीवी ऑन कर लिया। तो वो सर हिलाती किचन में बचे हुए सालन के शॉपर लेने चली गई। जाते हुए सलाम और दुआ करती कल सवेर आ जाऊंगी, ये कहकर चली गई। मैंने गहरा सांस लेकर टीवी का वॉल्यूम कम कर दिया। सही कहते हैं लोग, पीर कामिल के यकीन कामिल। मेरा यकीन ही नहीं था पीरों फ़कीरों की तरफ। सो उनके अमलियात क्या असर करते। मेरी नन पत्तों की वाली रिहाना हर दूसरे दिन किसी न किसी बाबा पीर वली पहुँचे हुए बुज़ुर्ग, उनका पता लिए सुबह सवेरे आन टपकती, और फिर वो सारा दिन मेरा खज्जल ख्वारी का होता। इन पीरों बुज़ुर्गों फ़कीरों के डेरों पर हाज़िरी कोई आसान काम होता है। रश ऐसा कि खलकत टूटी पड़ती है इन डेरों पर। एक बाबा जी ने पूरे 5,000 रुपये सिर्फ ऑपरेशन के हथियाए, जो उन्होंने महज एक छुरी को मेरे जिस्म के गिर्द फिरा फिरा कर मुख्तलिफ अमल करते हुए किया था, और बस।
रिहाना को तो कुछ ना गया, इसका यकीन इन बातों पर कुछ और भी पुख्ता हो गया, मगर मेरे पर्स से 5,000 जाने से जहाँ मेरा दिल बोझल सा हो गया, वहीं सुनते ही जवाद का मूड भी ऑफ हो गया। ओहो, ऐसी क्या बात है, अल्लाह ने इतना दिया है, बीच में से 2-4 हज़ार रुपया निकल जाता है तो क्या बुरा है, वो भी तो इलाज के लिए लगा है। कौन सा इस बेचारी ने गुलछर्रे उड़ाए हैं, तुम तो यूं ही मुंह बनाकर बैठ के हो। अब इसकी तबीयत अच्छी नहीं, इसे कुछ नहीं कहना, और जो बाबा जी ने 21 दिन का मुकम्मल आराम कहा है उस पर सख्ती से अमल करवाना है। बाबा जी कह रहे थे, आराम नहीं करेगी तो कच्चा जिस्म है, कोई भी पेचीदगी पैदा हो सकती है। रज्जो को 21 दिनों के लिए दिन रात इधर ही रख लो। रेहाना जवाद के ख़राब मूड को खातिर मिलाने वाली कब थी, और इसके बातें सुनकर जहाँ मुझे हंसी आ रही थी, जवाद का गुस्सा कोफ्त बेजारी में बदलने लगा था। बीबी जाओ, अल्लाह को मानो, ये कौन सी कहानियाँ सुना रही हो। किसी भी औजार को हाथ लगाए बगैर, हत्ता के जिस्म को छुए बगैर तुम्हारे बाबा जी ने ऑपरेशन भी कर डाला, और तुम अकल की अंधी औरतों से इस करिश्मे के 5,000 भी हथिया लिए। रेहाना, तुम्हें हो क्या गया है? जवाद ने बहन के आगे हाथ जोड़ते हुए आखिर में कुछ मशकूक से लहजे में कहा। देखा, यही तो कमाल है बाबा जी का, ना हाथ लगाया ना कोई औजार, ऑपरेशन कर डाला। पूछो अपनी बीवी से कैसा लग रहा है, इसे जैसे किसी ने अंदर से चीर डाला हो, ऐसी तकलीफ़ है कि नहीं इसे। रेहाना पूरी यकीन लहजे में कह रही थी, और जवाद दांत पीसते हुए ख़ुद को कुछ सख्त जुमला कहने से रोक रहे थे। बोलो बुशरा, कैसा महसूस हो रहा है? रेहाना ने ठीक बाबा जी वाले प्रोफेशनल लहजे में पूछा। मेरी एकदम से हंसी छूट गई। मेरी हंसी से जहाँ रेहाना का मूड बुरी तरह से ख़राब हुआ, वहीं जवाद के मुंह से छत फाड़ कहकहा निकल गया। बोलो बुशरा, तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? उनका कहकहा बमुश्किल थमा तो उन्होंने रेहाना के हाथ में उंगली उठाकर मुझसे पूछा, तो मैं रेहाना के चेहरे के खौफनाक तासुरात देखकर डर से गई। मुझे चक्कर से आ रहे हैं, नक्काहत से महसूस हो रही है, थोड़ी देर लेट जाऊं? मैं ख़ुद को संभालते हुए उठकर खड़ी हुई। आखिर नंद का दिल भी तो रखना था, और मेरे इन 2 जुमलों से रेहाना का बिगड़ा हुआ मूड बेहतर हो गया। देखा, अब हंसो, उड़ाओ मजाक। 1 साल के अंदर बाबा जी ने कहा है ना इसकी गोद हरी हुई तो मुझे पकड़ लेना आकर। उठकर चाबुक दस्ती से मुझे सहारा देकर अंदर ले जाते हुए बोली, वैसे रेहाना, 1.5 साल तो अच्छा खासा लंबा अरसा है। बाबा जी साल बाद कहाँ हूँ, आखिर उनकी ज़रूरत तो पूरी अर्ज़ ज़मीन को है। कहीं भी उनके मुर्शद उन्हें दुखी खलकत की खिदमत करने को भेज सकते हैं। तुम एक काम करो। जवाद हमारे साथ ही कमरे में आए। मैं बिस्तर पर लेट गई तो वो रेहाना से बोले, वो क्या भला? रेहाना मेरे सर के नीचे तकिया ऊंचा करते हुए यूं शो कर रही थी जैसे मैं किसी सीरियस सर्जरी के मरहले से गुजर कर आई हूँ। भाई, अपने बाबा जी से कहो, बाबा जी आप बहुत पहुँचे हुए वली कामिल, आपके लिए भला क्या मुश्किल है। और हम भी तो इतने सालों से इलाज मुआवजा कराते कराते थक चुके हैं, अच्छे खासे बेसब्रे हो चुके हैं। साल भर कौन सब्र करे? उनसे कहो अपनी करामत का कोई मोजा दिखा दें। साल भर के बजाय बस 3-4 महीनों में इस बेचारी बुशरा की गोद हरी करवा दो। मतलब सालिम जीता जागता बच्चा इसकी गोदी में आ जाए तो ये इतना शानदार कारनामा होगा कि हम तो सारी उम्र के लिए उनके मुरीद बनेंगे ही। मेडिकल साइंस में भी ये किसी तहलके से कम ना होगी। महज 3-4 माह में बच्चा। वो बात मुकम्मल किए बगैर मुंह के आगे हाथ रखे कहकहा रोकने की कोशिश में भी कहकहा लगा ही गए, और रेहाना इसका चेहरा गुस्से में पहले लाल भभोका हुआ, फिर वो जवाद को मारने को दौड़ी, और दोनों बच्चों की तरह आगे पीछे भागते बाहर निकल गए। मेरे मुस्कुराते चेहरे पर एक मलोल सी चाहत भरी मुस्कान जामिद होकर रह गई। तुम भी हद करती हो, इस बहाने बास के मामूली बहाने पर आराम से 500 रुपये निकाल कर पकड़ा दिए। हद होती है जब तुम्हें मालूम भी है मामूल की तरह झूठ बोल रही थी। फिर भी बुशरा, तुम्हें कब इंसानों की पहचान होगी? जवाद को तो सुनते ही पतंगे लग गए कि मैंने रज्जो को 500 रुपये दे दिए हैं। उनको यूं चिरागपा हो जाने पर थोड़ी देर को तो मैं गूंग से रह गई। फौरी तौर पर कोई जवाब नहीं पन पड़ा, मगर मुझे यकीन था, साफ लग रहा था वो इस बार झूठ नहीं बोल रही थी, बाकायदा रो रही थी। बच्चे की तबीयत वाकई अच्छी नहीं होगी। मैंने हकला हकला कर बात पूरी की थी, यानी इस बार झूठ नहीं बोल रही थी। उन्होंने हाथ नचाकर मेरी नकल उतारी।
वैसे तुम्हें पता है वो आदि झूठ बोलने वालों में से है। तुम जैसी सादा तबीयत, नर्म दिल, और अगर तुम बुरा न मानो, बेवकूफ़ मालकान बेगमों को मज़ीद बेवकूफ़ बनाना इस जैसी चालाक औरतों के लिए क्या मुश्किल है। वो महज 500 रुपये के लिए यूँ इस तरह बात कर रहे थे जैसे नामालूम क्या क़यामत टूट पड़ी है। थोड़े कंजूस, बल्कि मैं फ़राक दिली से उन्हें कफ़ायत शार कहा करती थी, मगर आज जिस तरह वो बात कर रहे थे किसी बनियों को भी मात देते लग रहे थे। आपको गुस्सा किस बात पर है? मुझे मज़ीद बेवकूफ़ बनाए जाने पर, या इसकी चालाकी पर, झूठे बहाने पर, या 500 रुपये निकल जाने पर? मैंने बड़े तहम्मुल से बैठी हुई आवाज़ में पूछा था कि इससे अगला मरहला तो बस आंसुओं का था जिस पर मैं बदिक्कत बंद बांधे बैठी थी। तुम्हारे यूं बेवकूफ़ बन जाने पर एकदम से उबलते दूध की तरह ठंडे पड़ते हुए बोले थे, प्यारी बीवी, तुम बहुत भोली हो, बहुत सादा लो, आराम से हर किसी की बातों पर आ जाती हो, फिर छोटी छोटी बातों को दिल पर लेकर यूं ही रंजीदा होती रहती हो। ज़माने के लिए इस तरह तरने वाला ना बनो, मैं तुम्हारे लिए फ़िक्रमंद हूँ। वो मेरे माथे से बाल हटाते जिस लगावट, जिस हमदर्दी और मोहब्बत से कह रहे थे, इसमें एक शौहर वाली रफ़ाकत का एहसास कम था, एक फ़िक्रमंद दोस्त, हम सफ़र की तशवीश ज़्यादा थी। मुझे रोते रोते भी हंसी आने लगी, मगर मुझे तो साफ लग रहा था 500 रुपये के लिए इतने गुस्से में आए थे। मैंने उनका हाथ थाम कर आंसुओं का घूंट सा हलक के पार कर लिया। अब इनको बहाने या बाहर निकालने का कोई जवाब नहीं था। 500 रुपये की बात नहीं है, तुम्हें मालूम था ना, झूठ बोल रही है। मैंने इस बात में सर हिला दिया। फिर भी तुमने इसे पैसे दे दिए, अफसोस भरे लहजे में बोले। जवाद वो जिस तरह रोई गिड़गिड़ाई, मेरा दिल बुरा हो गया। अल्लाह जाने इसकी क्या मजबूरी थी जो वो ज़ुबान पर नहीं ला सकती थी, बच्चे का बहाना करके। और मैं कहती हूँ वो माँ न जाने अपने दिल पर क्या भारी पत्थर रखती है, जो अपने बच्चे पर बीमारी का बहाना बनाकर रुपए वसूलना चाहती है। बस इसीलिए मैंने ज़्यादा बहस नहीं की, ना कुरेदा, और मैं संजीदगी से कहते हुए चुप कर गई और नोट थमा दिए। कभी इस फ़राक दिले का मुजाहरा हमारे साथ तो किया नहीं, मायने खेज़ अंदाज में बोले तो मैंने इन्हें ज़ोर से परे धक्का दिया और उठ खड़ी हुई। वैसे एक बात तो तुम मानती हो ना? उन्होंने बेड से टेक लगाई और परे पड़ा रिमोट कंट्रोल उठाकर टीवी ऑन करने लगे। तुम्हें इंसानों की पहचान नहीं, तुम महज अगले की ज़ुबान, उनके झूठ सच बयान पर बड़े आराम से यकीन कर लेती हो, है ना? वो मुझसे मनवाना चाह रहे थे कि मैं इंसानों की पहचान के मामले में एकदम फेल हूँ, और इसमें ऐसा कोई झूठ भी नहीं था। जो कोई मुझसे जिस तरह जो बात कहता, मैं बस ज़रा सी पसो पेश के बाद उसे मान लिया करती थी। ज़्यादा जरा बहस व तमहीस मुझसे होती ही नहीं थी। हो सकता है ऐसा हो मुझे इंसानों की पहचान ना हो, आपसे थोड़ी कम, मगर एक चीज़ है जो मुझे ऐसा करने पर उकसाती है। और मैं जानती हूँ सामने वाले के अज़ाइम, इसका असली चेहरा मुकम्मल ना सही 30-40% तक जानती हूँ, फिर भी नज़रअंदाज कर देती हूँ। जानते हैं क्यों? मैंने बाल असरे नौ खोल कर इधर उधर बिखरने वाली लटों को समेटा और मजबूती से कैचर में जकड़ लिया। वो सवालिया नज़रों से मेरी तरफ देख रहे थे। मैं इंसानों से मायूस नहीं, जिस तरह अल्लाह इंसानों से मायूस नहीं। लोगों के धोखों, चालाकियों, धांधलियों के बावजूद उन्हें रिस्क, रोज़ी, आसाइशें और राहतें दिए जा रहा है। क़यामत बरहक है, मगर अभी पर वो पैमा में मलफूफ़ है। सो अल्लाह हम इंसानों को रियायत दिए जा रहा है। तो आप ये समझ लें कि मुझे शर्म से आती है कि ख़ुद एक मामूली इंसान होते हुए मैं लोगों के छोटे छोटे झूठ, उनकी ज़रा ज़रा सी गलतियों की बास पर्स किसी जाबिर हाकिम की तरह करूं। ना भाई, मुझसे तो सब नहीं होता। 500,000 से वो कितना नफ़ा कमा लेगा, कमा ले, मगर मैं अपने दिल को सख्त नहीं कर सकती। मैं अब खाना लगाने जा रही हूँ, बस जल्दी से उठ कर आ जाइए। ये टीवी के सामने जम ना जाइएगा। मैं उन्हें ताकीद करती बाहर जाने लगी। भाई इधर ही ले आओ, ट्रे में रखकर। हमारे कौन से घर में 10-8 लोग हैं जो सब मेज़ पर इकट्ठे हों, मैं अब उठ नहीं सकता। उन्होंने शायद लोग की जगह बच्चे कहना था। यूं ही जल्दी में लफ्ज़ बदल के, और वो बदला हुआ लफ्ज़ जैसे मेरे पैरों के साथ किसी सपोलिया की तरह लिपट गया। मुझसे कदम उठाना दो भर हो गए। मरे मरे कदमों से किचन तक आई। भरा भरा एक किचन, 3 किस्म के तैयार खाने, आला किस्म की क्रॉकरी, खाने पीने का सामान,
डीप फ्रीज़र, फ्रिज क्या नहीं था इस लग्जरी किचन में मुँह के मज़े के लिए, मगर ये मज़े उठाने वाला जैसे कोई था ही नहीं। हम दोनों थे और दोनों के अंदर से इश्तहा ही मर चुकी थी। बस जीने को एक दूसरे को दिखाने को खूब रग़बत से खाने का ड्रामा करते, और मैं भी ऐसी मुस्तैदी और फ़िक्रमंदी से 3-3 साल लंच चूल्हे पर चढ़ाती जैसे भी स्कूल से छुट्टी के बाद बच्चे भूखे प्यासे खाना खाना करते घर में दाखिल होंगे और ज़रा देर में सब चट कर जाएंगे और मैं अगले टाइम के खाने की फ़िक्र में परेशान होंगी। 3-3 डिशेस बनाती, ढेर सारा खाना बच रहता जो अगली सुबह रज्जो ललचाई आंखों से तकते हुए खुश खुश अपने बच्चों के लिए ले जाती। हफ्ते में 2 बार कपड़े धोने मासी आती, वो भी शॉपर भर भर कर खाने ले जाती, और मेरा दिल ऐसे हल्का फुल्का हो जाता जैसे इन सब के लिए तो मैं रोज़ ये एहतमाम करती हूँ, इतनी मुशक्क़त, इतनी मेहनत, और वो ये सब ले जाती तो जैसे मेरी मेहनत वसूल हो जाती। यूँ घर में खामोशी थी, सिर्फ बेडरूम से आती टीवी की हल्की हल्की आवाज़ थी। आखिर कब तक मैं ये झूठ की ज़िंदगी गुजारती रहूँगी? ख़ुद को बहलाने के लिए इतने खाने पकाने और अगले दिन सब बांट देना। आखिर मैं भी दूसरी औरतों की तरह सख्त दिल, बख़ील, कमीनी क्यों नहीं हो जाती, जो नौकरों को ज़रा ज़रा सी चीज़ देते हुए 10 बार हाथों में लेकर तोलती हैं, फिर भी देते वक्त डंडी मार जाती हैं। यूँ ही तो नहीं रज्जो इस घर से चिपकी हुई, फिर भी मक्कार मेरे साथ झूठ बोलती है। अभी इसके घर का सारा खाना राशन तो इधर से चला जाता है, फिर भी हफ्ता 10 दिन बाद कोई ना कोई बहाना घड़ कर पैसे बटोरने आ जाती है, और मुझे क्या ज़रूरत थी जवाद को बताने की। दिल में तो सोचते होंगे कि मैं उनकी मेहनत की कमाई दोनों हाथों से लुटा रही हूँ। ओह भाई, अब ये तन्हाई में बैठकर कौन सा चिल्ला काटा जा रहा है। इधर मेरे पेट में अच्छा खासा भूख की वजह से ऊधम मचा है। मैं समझा, बेडरूम में खाना लाने का कहा तो तुम रूठ कर नहीं आई और बाहर ही लगा दिया कि बाहर भी कुछ नहीं। क्या पकाया नहीं आज कुछ? पता नहीं क्यों मैंने जवाद को कभी अपनी तरह मलूल, रंजीदा और गमज़दा सा नहीं देखा। या तो इन्हें अपने तासुरात पर इतना कंट्रोल था कि वो हमारे इतने सालों के साथ के बाद भी मैं उनके अंदर से असली वाले जवाद को दरियाफ़्त नहीं कर सकी थी, या फिर वाकई उन्हें इस कमी का दुख रंजीदा नहीं करता था जिसका भूत हर लम्हा मेरा खून चूसने में लगा रहता था। पकाया है, पकाया क्यों नहीं, लगाती हूँ। मैं पज़मुर्दा से उठी और आंखों में उतरते पानी को झपकती किचन की तरफ बढ़ी। यार, आज दोपहर में लंच भी नहीं किया। हमारे बॉस को मीटिंग फोबिया है, ऑफिस में मक्खियाँ भी ज़्यादा हो जाएं, मीटिंग बुला लेते हैं। सारी दोपहर इस बक बक में गुजर गई कि पकाया क्या है। वह बेसब्री से पतीलियों के ढक्कन उठा उठा कर देख रहे थे, और मुझे अपने इस बेवक्त के शौक़ की आदत पर गुस्सा आया कि उन्हें भूख थी। मैंने जल्दी जल्दी फुलके उतार कर खाना टेबल पर लगाया। खाया ताम, पाया आराम, अल्लाह तेरा शुक्र है। देखो यार, इस दुनिया में सारे झगड़े, सारे रफड़े रोटी के लिए हैं। ये मिल जाए तो समझो हर तमा के मुंह पर ढक्कन आ जाता है। ये मालो दौलत, औलाद, ख्वाहिशात सब वक्ती पागलपन लगते हैं। अगर पेट में रोटी ना हो तो देखा नहीं आजकल अखबारों में लोग कैसे रोटी की खातिर, रुपए की खातिर अपने बच्चे सेल कर रहे हैं। अल्लाह ने ऐसी बातों को तो क़यामत की वाज़ेह निशानियाँ करार दी हैं कि वालिदैन पैसे की खातिर, अपनी भूख की खातिर अपने बच्चे फ़रोख्त कर देंगे। इसलिए भी हमें तो कम अज़ कम हर खाने के बाद बड़े एहतमाम से अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। जवाद का पेट को ज़रूरत से ज़्यादा ही भर गया था। स्वीट डिश दूसरी बार प्याली में निकालते वो कहते चले गए, किस बात का शुक्र? मैंने घूर कर पूछा। भाई, इतनी नेमतों भरे ख़ान का जो इसने हमारी कोताहियों, गुनाहों से चश्मपोशी इख्तियार करते हुए हमें दिया। उन्होंने आखिरी चमचा भर कर मुँह में डाला और प्याली परे रख दी। ये देखो, ये हमारे अल्लाह की तकसीम है। किसी को देकर आजमाता है, किसी को ना देकर, और किसी को देकर फिर ले लेता है। सब इसके परखने के अंदाज़ हैं। सब अपने बंदों को। अगर इसने हमें औलाद नहीं दी, सिर्फ एक कमी, तो हमें हर दम रोती बसोलती शक्ल बनाकर इन दी हुई देगर नेमतों की नफ़ी नहीं करना चाहिए। इससे बढ़कर नाशुक्रापन तो और कोई नहीं होता। जो पास है इसका तो शुक्रिया अदा करें, जो नहीं मिला हर दम उसी के लिए रोते रहना। शाम गरीबों सी शक्ल बनाए फिरते हैं। अब एक मज़ेदार सी चाय हो जाए, बाहर लॉन में चल कर पीते हैं। बाहर आज मौसम अच्छा है। वो इनडायरेक्ट अंदाज में मुझे कितनी बड़ी बात समझा गए थे, और मैं कितनी देर वहीं बैठी सोचती रह गई। इन्हें क्या मेरे यूं हरदम ऐसी शक्ल बनाने की वजह समझ में नहीं आती? मैं तो ख़ुद वजह का चलता फिरता इश्तहार बनी होती हूँ। आँख का अंधा भी जैसे आराम से पढ़ ले। वाकई
मुझसे बढ़कर नाशुक्रा कौन होगा। 100 नेमतें मिली, उनको शुमार किया न शुक्र किया। एक नहीं मिली तो हर दम इसका गम, और नेमत भी ऐसी जो सरासर इस दुनिया का माल है। इस दुनिया के माल को खातिर मैं अपनी आकबत से भी बेफिक्र हो चली हूँ। बुशरा बीबी, कैसी ज़िंदगी बसर कर रही हो तुम, एकदम बेकार, एकदम बोगस। मैं ख़ुद को लताड़ती बर्तन समेटती उठकर चाय बनाने चलती, कहीं जवाद को दोबारा अंदर आकर मुझे चाय के लिए न कहना पड़ जाए। बाबा जी के ऑपरेशन से भी कुछ ना हुआ। हाँ, इतना ज़रूर हुआ कि मैं जो पहले ही इन सब चीज़ों से बेजार थी और भी बेजार हो गई। इसके बाद रिहाना एक और बाबा के डेरे पर ले जाने के लिए मेरी मिन्नत करती रही, मैं न मानी। रिहाना, जवाद ने मुझे सख्ती से मना कर रखा है, प्लीज़ तुम उनसे पूछ लो। मैंने आखिर में जान छुड़ाने के लिए कहा तो वो चुप कर गई, क्योंकि इसे मालूम था जवाद इस बार हम दोनों को बिल्कुल किसी डेरे पे जाने की इजाज़त नहीं देंगे। इन दिनों जब मैं घटाटोप अंधेरों में हाथ पैर मारती बेबस लाचार खड़ी थी, मेरे भैया मुनीब अहमद और भाभी शमा आ गई। वो दोनों गुज़श्ता 6-7 सालों से कनाडा में थे। भैया की और मेरी उम्र में 12 साल का फ़र्क था। हम 2 ही बहन भाई थे। भैया की शादी पर मेरी उम्र 11-12 साल थी और 2 साल बाद ही अम्मी का इंतकाल हो गया, जबकि अब्बू मेरे बचपन में ही फौत हो गए थे। मेरे बीए करते भैया ने भाभी के दूर के रिश्तेदारों में जवाद के साथ मेरा रिश्ता तय कर दिया। जवाद की दोनों बहनों ने मुझे दिलो जान से पसंद किया था, बल्कि मुझे देखते ही मुझ पर फरेफ्ता हो गई थी। हालांकि मैं बहुत खूबसूरत लड़कियों में शुमार नहीं की जा सकती थी, बस नॉर्मल से थोड़ी ज़्यादा अच्छी शक्ल की समझ लें। और जवाद ने तो पहली रात ही जिस गर्मजोशी मोहब्बत से मुझे अपनी ज़िंदगी में वेलकम किया था, मेरे दिल से हर ख़दशा हर वाहिमा उसी रात की रुखसती के साथ ही कहीं तहलील हो गया था। जवाद की बड़ी बहन शाहीन बाजी तो मुजफ्फराबाद में रहती थी और जवाद की तरह हंसमुख हल्के फुल्के मिजाज की थी। उनका आना भी सालों में होता था, मगर फ़ोन हफ्ते में 2-3 आ जाया करते थे। पिछले साल उनके शौहर सऊदीया चले गए और 6 साल पहले बीवी बच्चों को भी बुला लिया। हमारी करीबी रिश्तेदारी और भी सुकड़ कर रह गई, मगर इतनी दूर जाकर भी उनका जब भी फ़ोन आता तो बातों बातों में इस खुशखबरी के बारे में ज़रूर दरियाफ़्त करती थी, जो शायद मेरी ज़िंदगी में आनी ही नहीं थी। फिर रिहाना थी, जो पत्तों की में होने की वजह से हफ्ते 15 दिन बाद तो ज़रूर ही आया करती थी। उसे भी एक ही मेराज था, हाय कब हमारा भतीजा होगा, कब हम इसे गोद में लेकर सीने से लगाएंगे, अपने कलेजे में ठंड डालेंगे। वो कुछ ऐसे तरसे हुए अंदाज में कहती कि सीधी बर्छी मेरे कलेजे के पार उतर जाती और मैं और भी मुजरिमाना अंदाज में सर झुका लेती। फिर 10 सालों में हर हरबा हर टोट का इस्तेमाल करने के बाद बिल्कुल मायूस नामुराद होकर बैठ गई। इन्हीं दिनों रिहाना के जेठ ने इसके शौहर को कराची बुला लिया और कराची अपने भाई के कारोबार में शरीक हो गया, और रिहाना भतीजे को गले से लगाने और ठंड डालने की हसरत दिल में लिए बाल बच्चों समेत कराची चली गई। यूँ हमें लगा हम इस भरे पूरे शहर में अकेले ही रह गए। मेरा ननियाल और ददियाल भी खासा मुख्तसर था और अम्मी अब्बू के इंतकाल के बाद उनसे मिलना भी बेहद कम रह गया था। फिर भी मैं साल भर में 2-3 चक्कर अपने दोनों मामों और खाला की तरफ लगा लेती। एक चचा शहर में थे, वो भी कभी कभार आ जाते या हम चले जाते, फिर भी हमारे सोशल ताल्लुकात बेहद मुख्तसर थे। खैर, मैं जिक्र कर रही थी जब भैया और भाभी आए। उन्होंने मेरी उतरी हुई शक्ल देखी, दोनों ही परेशान हो गए। सब कुछ भाभी के सामने खोल कर बयान कर दिया। उनके 2 बच्चे थे और मेरी तरफ से भी वो ऐसे मायूस नहीं थे कि अभी मुझे बिल्कुल कोरा जवाब तो किसी डॉक्टर ने भी नहीं दिया था। बुशरा, हमारी 15 दिन बाद वापसी है, या तो तुम दोनों हमारे साथ चलो या फिर अपनी रिपोर्ट्स मुझे दो। वहाँ डॉक्टर्स हैं, मैं इनको कंसल्ट करती हूँ। अब तो खुदा न खास्ता बांझपन के भी हज़ारों इलाज निकल आए हैं, तो दोनों में से तो सिर्फ तुम्हें ही मसला है, तो इसका भी कोई ना कोई इलाज होगा ही। भाभी ने मुझे हत्तल इम्कान तसल्ली दी। साथ जाने पर जवाब तो राज़ी न हुए। मैंने अपनी ताज़ा तरीन सारी रिपोर्ट्स और बायोडेटा उनके हवाले कर दिया। हफ्ते भर बाद ही उनका फ़ोन आ गया। 1-2 टेस्ट और मंगवाए और कहा कि परसों तीनों डॉक्टर्स का बोर्ड हतमी फ़ैसले पर पहुंच जाएगा। तुम भी खूब खूब दुआ करना, हम भी करेंगे। अल्लाह के घर में देर है अंधेर नहीं। भाभी ने मुझे तसल्लियाँ देते फ़ोन बंद कर दिया। जिस सुबह भाभी का फ़ोन आना था वो पूरी रात मैंने जाग कर गुजारी। पहले तो आधी रात और इसकी भी काफ़ी देर बाद तक मुसल्ले पर बैठी रो रो कर अल्लाह से गोहरे नायाब मांगती रही, जो मुझे सिर्फ उसके ख़जाने से ही मिल सकता था।
फिर बेकरार सी होकर बाहर आ गई। जव्वाद तो मज़े से सो रहे थे। पहले 2-4 बार मुझे आवाज़ें देकर सोने के लिए कहते रहे, फिर करवट बदलकर मिनटों में खर्राटे लेने लगे। इन्हें कोई फ़िक्र नहीं। इन्हें मालूम है कि इनकी रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लियर आती हैं। अगर कोई नुक्स, कोई कमी है तो मेरे अंदर है। इन्हें तो कल को बच्चा चाहिए होगा। कोई ऐसी दीवानी ख्वाहिश सर उठाएगी तो दूसरी करके किसी भी ज़रख़ेज़ औरत के साथ ये अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं, सो ये क्यों फ़िक्र करें। इसी ख्याल के साथ मेरे आंसू और भी तवातर के साथ बहने लगे। बाहर चांदनी चटकी हुई थी। क्यारियों और गमलों में लगे फूलों की भीनी भीनी खुशबू रात के इस पहर सारी और फैली हुई थी। हल्की हल्की खुंद हवा अमरूद के पेड़ों और अनार के दरख्तों के पत्तों को छेड़ती सरसराती फिर रही थी, मगर ये खुंद की मेरे दिल के तपते सहन को और भी झुलसा रही थी। अगर सुबह मेरी सारी रिपोर्ट्स के जवाब में डॉक्टर्स का जवाब नफ़ी में हुआ तो? हवा के साथ सरसराता हुआ ख्याल मेरे दामन से लिपटा था। मैं धक से रह गई। लम्हा भर को सुन खड़ी रही, फिर जैसे बेजान से होकर बेंच पर बैठ गई। ऐसा मुमकिन है और मुझे इस ख्याल को ज़्यादा अपने जहन में रखना चाहिए, जबकि यहाँ के तो सारे काबिल डॉक्टर्स के बोर्ड इसी तरह का फ़ैसला दे चुके हैं, तो वहाँ से भी इसी जवाब की तवक्को हो सकती है। फिर मैं क्या करूँगी? मैंने सर बेंच से टिकाया और बेचैन होकर उठा लिया। अल्लाह सबको देता है, मुझे नहीं देगा भला? खुश उम्मीदी ने सर उठाया। अल्लाह बहुत सौ को नहीं भी देता, फिर वो क्या करते हैं? दूसरा ख्याल किसी सपोलिये की तरह अंधेरे में लहराया तो वो फिर भी अल्लाह की वजूद से मुनकिर नहीं होते। इससे नाराज़ होते हैं मगर मुस्तकिल नाराज़ नहीं रह सकते। अल्लाह से मुस्तकिल नाराज़ी तो कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता। इस ख्याल ने मुझे ठटका दिया। शऊर की आँख खुलने से भी पहले अल्लाह हमारे अंदर, हमारे बाहर, इर्द गिर्द हर जगह मौजूद नज़र आया। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अल्लाह के बताए हुए कवानीन पर अमल दरामद हो या ना हो, इसके कवानीन नाफिज हों या ना हों, मगर अल्लाह, खुदा अब इतना कामिन, इतना ज़्यादा इस्तेमाल होता है कि हम 10 जुमलों में शायद 10 बार तो ज़रूरी अल्लाह का ज़िक्र करते हैं। इस नाम को लिए बग़ैर हम रह ही नहीं सकते। फिर जो मैं अभी मुसल्ले पर बैठी अल्लाह से झगड़ रही थी कि या अल्लाह, अगर मेरी रिपोर्ट्स पॉजिटिव ना आई, अगर तूने मेरे दिल की मुराद पूरी ना की, तो फिर मैं कभी ऐसी अपनाइयत से, ऐसी चाहत और मान से तुझे नहीं पुकारूंगी। फिर तुझसे कुछ नहीं मांगूंगी, गोया नाराज़ हो जाऊंगी। बस दिल में ज़िद से ठान कर जाए नमाज से उठाई, गोया अल्लाह को धमकी दी थी। अगर उसने मेरे दिल की खुशी पूरी न की तो शायद उसके वजूद से मुनकिर तो ना हूँ, मगर ऐसी अपनाइयत भी ना रहेगी। और अब यहाँ टहलते हुए अल्लाह के बारे में, अपनी धमकी, अपने मुतालबे के बारे में सोचते मुझ पर हैरत अंगेज़ इंकशाफ हो रहे थे। मैं शऊर संभालने से अब तक अपनी हर छोटी बड़ी, मामूली गैर मामूली हर ख्वाहिश, हर मुतालबा अल्लाह के सामने ही तो पेश करती हूँ। अगर मैं खुदा न खास्ता इस ज़िद के पूरे न होने के बाइस अल्लाह से नाराज़गी का ऐलान करती हूँ, मेरा क्या बनेगा? मुझे तो हर बात में, हर ज़िक्र में अल्लाह का नाम लेने, अपनी कज्जी, कमी, खामी की ज़िम्मेदारी अल्लाह पर डालने की आदत है। आज अगर मैं खुदा न खास्ता इस एक तरफ़ा नाराज़गी का ऐलान करती हूँ तो भी नुकसान तो मेरा ही होगा। मैं कितने पावरफुल ज़िक्र से महरूम हो जाऊँगी, जबकि मैं जानती हूँ चंद दिनों बाद, महज चंद दिनों के बाद मुझे तौबा तिल्ला करते हुए दोबारा उसी की तरफ लौटना पड़ेगा। अपनी कोताही, अपनी लग़ज़िशों की माफ़ी मांग कर फिर से उसके दरवाज़े से लिपटना होगा। तो फिर इस बेकार की नाराज़गी का क्या हासिल? मालूम नहीं उसकी क्या मर्ज़ी है, उसने मेरे बारे में क्या तय कर रखा है। मैं यूँ उसे धमका कर फ़ैसला अपने हक़ में तो करवा नहीं सकती। ऐसी बेकार कशमकश से क्या हासिल? क्यों ना मैं अपने दिल को उस पर राज़ी करने की कोशिश करूं जिसमें मेरा अल्लाह राज़ी हो। अपनी ख़ामियों का इतराफ़ करने के बजाय सब कुछ अल्लाह पर डाल देने की अय्याशी मुफ्त में कि जी मेरा क्या, सब अल्लाह की मर्ज़ी है। फिर वही हुआ जो अल्लाह की मर्ज़ी थी। मेरी तमाम रिपोर्ट्स इंतहाई मायूस कौन और नेगेटिव थीं। डॉक्टर्स का मेडिकली हतमी फ़ैसला था कि मुझ में माँ बनने की सलाहियत परसेंटेज की ज़ुबान में इंतहाई कम तरीन हो। शायद उन्होंने फ़िगर शो करके मेरी कमतरी में इजाफ़ा ना करते हुए मुझे सहारा देने की कोशिश की थी। उन्हें नहीं मालूम था मैं अल्लाह की मर्ज़ी का सतून खड़ा करके पहले ही अपने दिल को बड़ा मजबूत सहारा दे चुकी हूँ। फ़क्त इन 3 हरफों ने, इन 3 लफ्ज़ों ने मुझे अंदर बाहर से कैसा मुतमईन कर डाला था। इसके बाद मैंने इन तमाम रिपोर्ट्स और कागज़ों को चूल्हे में झोंक दिया। मुझे यूँ लगा कि शादी के 10 साल बाद एक नई बुशरा ने जन्म लिया है। मैंने छोटी छोटी नेकियों को बढ़ चढ़ कर करने का वतीरा अपना लिया।
جو کوئی مجھے محروم جان کر اظہار افسوس کرتا، میں کندھے اچکا کر اللہ کی مرضی کہہ دیتی۔ میرے پاس اللہ جیسا سہارا جو موجود تھا، میری ہر تنہائی، ہر محرومی کا بوجھ بخوشی اپنے ذمے لینے کو تیار تھا۔ تو اور کیا چاہیے تھا؟ پھر میں نے 2 طوطے پالے۔ دونوں انتہائی باتونی ٹیں ٹیں کرنے والے تھے۔ ساری رات ٹیں ٹیں کرتے، شور مچاتے۔ رات میں کم سونے کی بیماری تھی، اور جواد کا موڈ آف ہو جاتا، پھر بھی میری دلجوئی کے لیے انہوں نے بہت سارے دن ان کو برداشت کر لیا۔ ایک دن جانے کیسے پنجرے کا دروازہ کھلا رہ گیا۔ پنجرہ باہر کاریڈور میں پڑا تھا۔ دونوں بے وفا اڑ گئے۔ میرا گھر پھر سے سونا ہو گیا۔ پھر ایک بلی بالکل دودھ کی طرح سفید فر والی منگوائی میں۔ چند ہی دنوں میں مجھ سے سارے گھر سے مانوس ہو کر اندر باہر میاؤں میاؤں کرتی پھرتی۔ رات کو چپکے سے میرے پاس بستر میں آ گھستی۔ اس کے نرم سے مخملی فر پر ہاتھ پھیر کر میری ممتا کو کیسا سکون ملتا تھا۔ میں جواد کو بتانے سے قاصر تھی، جنہیں اس بے زبان سے زبردست بیر ہو چکا تھا۔ ایک رات سوتے میں ان کی ٹانگ اس کے پیٹ میں لگ گئی۔ جانور ہی تھا، تکلیف سے بلبلا اٹھی، اور اس نے پنجہ مار کر جواد کا پاؤں زخمی کر دیا۔ ان کے غصے کا لاوا ابلنے سے پہلے ہی میں نے وہ بلی رجو کے گھر اس کے بچوں کے کھیلنے کو بھجوا دی۔ اس کے بعد میں نے گھر کا سناٹا توڑنے کی احمقانہ کوششیں ترک کر دیں۔ بیچ میں 2 بار جاب کا ہڑکا اٹھا کہ ڈاکٹرز کا بھی میرے لیے بہترین مشورہ یہی تھا کہ 2 مہینوں بعد میں نے ان دونوں نوکریوں سے ہاتھ ہی کھینچ لیا۔ میں بنیادی طور پر ہوم برڈ تھی، گھر کے بغیر رہ نہیں سکتی تھی۔ دونوں نندوں کے فون اب بھی آتے تھے، مگر بجھے بجھے، یاس بھرے۔ 2-4 بار انہوں نے دبے دبے لفظوں میں جواد کی دوسری شادی کے بارے میں ذکر بھی کر ڈالا، بلکہ ریحانہ نے تو اشاروں کنائیوں کے بعد ایک روز کھل کر کہہ بھی ڈالا، اور مجھے اس سارے میں ان کا کوئی قصور نظر نہیں آیا۔ مجھے کچھ جواد کی مرضی بھی اس میں معلوم ہو رہی تھی۔ شاہین باجی کے ان اشاروں کی طرف میں نے اشارہ کر کے بتایا تو چپ سے کر کے۔ وہ دن میری بیاہتا زندگی میں قیامت کے دن تھے۔ جواد کسی لڑکی، کسی عورت کو نظر بھر کر بھی دیکھتے تو میں ٹھٹک کر رہ جاتی۔ ان کی گفتگو میں کسی انجان عورت کا ذکر دوسری بار ہوتا تو میں بے اختیار چونک کر انہیں دیکھنے لگتی، مگر وہ بھی ایسے گھننے تھے کبھی سرا میرے ہاتھ میں نہ دیتے۔ ان کے کولیگ سمر کی شادی ہوئی تو ان دونوں میاں بیوی کی ہم نے دعوت کی۔ دونوں کی شادی اچھی خاصی ایج میں ہوئی تھی۔ ساتھ میں مسز سمر کی بہن آصفہ بھی تھی، جسے دوران ڈنر جواد نے 1-2 بار نہیں، کئی بار نہ صرف نظر بھر کر دیکھا، بلکہ دوبارہ اسے مختلف ڈشز بھی سرو کی۔ میرا ماتھا وہیں ٹھنک گیا۔ مجھے آصفہ اس وقت اپنے اس پیارے سے گھر میں چلتی پھرتی نظر آنے لگی۔ دل کے اندر جیسے کوئی دیوار سے گر گئی۔ ان کے جانے کے بعد میں مردہ بدن کے ساتھ کچھ بھی سمیٹے بغیر بیڈ پر لیٹ گئی۔ اچھی دعوت ہو گئی، تم کوکنگ میں ماسٹر ہو، ورنہ یہی دعوت ہم کسی اچھے ہوٹل میں دیتے تو 4-5 ہزار سے اوپر بل بن جانا تھا۔ بھائی یوں ہی تو ہم تمہارے قدردان نہیں۔ وہ موڈ میں کم کم ہی آتے تھے۔ آج کی تعریف مجھے سراسر آصفہ کی بدولت لگ رہی تھی۔ شاید وہ موضوع رواں کرنے کو مجھے خوش کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کٹا یا کٹی، جو بھی ہونا ہے ہو جائے، میں نے بھی فیصلہ کن انداز میں سوچا اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ یہ آصفہ تو شاید مسز سمر سے بھی بڑی ہیں ایج میں نے پہلا تیر اندھیرے میں چلایا۔ شاید۔ انہوں نے فوراً بے نیازی کے بکل اوڑھ لی۔ ان کی شادی نہیں ہوئی ابھی؟ میں جانتی تھی، پھر بھی پوچھ رہی تھی۔ کیوں؟ شاید ان کی سوئی ایک ہی جواب پر اٹک گئی تھی۔ ویسے آپ نے ان کی سسٹر کو بھی انوائٹ کیا تھا؟ آصفہ کی آمد غیر متوقع تھی، سو میں نے پوچھ لیا۔ اور اس کا جواب وہ شاید تو کبھی بھی نہیں دے سکتے تھے۔ نہیں، وہ ان کے گھر آئی ہوئی تھیں بھابھی کو لینے۔ یہاں سے انہوں نے بھابھی کے میکے ہی جانا تھا، اس لیے وہ ساتھ لے آئے۔ کیوں؟ تمہیں اچھا نہیں لگا؟ آپ کو اچھی لگیں؟ میں نے اچھا کو اچھی میں بدلتے ہوئے پوچھا۔ کون؟ گھاگتے اس تبدیلی تذکیر کو فوراً بھانپ گئے۔ آصفہ اور کون؟ میں نے بھی 2 ٹوک بات کرنے کا سوچا۔ اچھی ہے، مگر تم کس لحاظ سے پوچھ رہی ہو؟ وہ اب کے بڑے جاندار انداز میں ٹھٹکے تھے۔ ان دونوں بہنوں کی شادیاں دیر سے ہوئیں، بلکہ آصفہ کی تو بڑی ہونے کے باوجود ابھی بھی نہیں ہوئی۔ دونوں کے ماں باپ چھوٹی عمر میں رخصت ہو گئے، تو اس لیے اب یہاں ادھر انہیں بلا مقصد تو بہن بہنوئی نہیں لائے ہوں گے۔ میں ان کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ کیا مطلب؟ کس مقصد کے لیے بھلا؟ پلیز جواد، آپ مجھ سے بلی چوہے کا کھیل نہ کھیلیں۔ آپ نے سمر بھائی سے اپنی دوسری شادی کا ذکر کیا ہوگا، اس لیے اپنی سالی کو کھانے پر لے کر آئے تھے تاکہ آپ دونوں
शट अप बुशरा, मुझे तुमने ऐसा समझ रखा है? एकदम तब के। तो और क्या समझूं? मैं आंखों में आंसू भर लाई। मेरा अंदाज़ा पहले दिन से तुम्हारे बारे में बिल्कुल दुरुस्त है। तुम ही इंसानों की पहचान ही नहीं। अभी तक तुम ना मुझे समझ सकी और ना जान सकी। बहुत अफसोस है मुझे। वो दुखी से हो गए। इसमें पहचानने ना पहचानने वाली कौन सी बात है? आपकी बहनों का ये ख्याल है, बल्कि उनकी तजवीज़ है कि जैसी मेरी कंडीशन है, इसमें गलत नाजायज़ भी नहीं कि उनके इकलौते भाई हैं आप। आपकी औलाद की तमन्ना उनको ज़्यादा और किसे होगी? क्या मुझसे भी ज़्यादा उन्हें तमन्ना है? लम्हा भर बात बोले तो मुझसे फौरी कोई जवाब नहीं बन पड़ा। बहरहाल अब तुम्हें मुँह से और साफ़ अल्फाज में बताना पड़ेगा। मैं अपनी ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुतमईन हूँ। औलाद किस्मत में होगी तो ज़रूर मिलेगी, और मेरा ऐसी ख्वाहिश के हसूल का इरादा हुआ जिसके लिए दूसरी शादी नागुज़ीर हुई, तो इसका इल्म सबसे पहले तुम्हें होगा और किसी को भी नहीं। आइंदा तुम इस बारे में यूँ ख़ुद को बेहाल ना करना। थकी हुई हो, अब सो जाओ। उन्होंने कैसी तसल्ली मेरे बेकरार दिल को दी थी। इसके बाद नींद किस काफर को आनी थी? मुझे यूँ लगा किसी ने मेरे घर की चाबियाँ मुझसे छीन कर दोबारा मुझे थमाती हूँ। जवाद, हम कोई बच्चा अडॉप्ट कर लेते हैं। एक आखिरी हल यही रह जाता था जो बारहा मेरी ज़ुबान पर आते आते रह गया था। देखेंगे, अभी सो जाओ, बेतासुर लहजे में कहकर कंप्यूटर टेबल के पास बैठ गए, और उनकी पुश्त को देखते देखते मुझे भी जल्दी नींद आ गई। बेगम साहिबा, कोई शख्स बाहर गेट पर साहब के बारे में पूछ रहे हैं। रज्जो ने मुझे किचन में आकर बताया। जवाद के बारे में? मैं तेज़ी से कबाब बना रही थी। जवाद के आने का टाइम हो रहा था। शाम की चाय पर अच्छा खासा एहतमाम में करती थी। जी, ये कार्ड भी दिया है उन्होंने कि साहब से ज़रूर मिलना है। रज्जो ने इंग्लिश में प्रिंटेड कार्ड मेरे आगे किया। कोई रहीम साहब थे शायद। अच्छा, यूँ करो, इन्हें ड्राइंग रूम में बिठाओ, जवाद आने वाले हैं। मैं अभी फ़ोन करके पता करती हूँ। रज्जो से कहकर मैं ट्रे में बने हुए कबाब गिनने लगी। वो बाहर चली गई। रज्जो अजनबी को बिठाकर किचन में आकर मेरे साथ काम करने लगी। जवाद ऑफिस से निकल आए थे। फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे थे। ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फ़ोन नहीं सुना करते थे, इसलिए मैं फ़ोन रख कर किचन में आ गई और चाय का पानी चूल्हे पर रख दिया। चाय तैयार थी। जवाद घर आ गए। जवाद, कोई साहब आपसे मिलने आए हैं। रज्जो ने उन्हें ड्राइंग रूम में बिठा दिया। चाय तैयार है, अगर आप कहें तो ड्राइंग रूम में भिजवा दूँ? मैंने उनको सलाम करते हुए ब्रीफ केस पकड़ा और इस शख्स के बारे में बताया। मुझसे मिलने घर कौन आ सकता है भला? माथे पर शिकन लिए अंदर चले गए। जब वापस आए चंद ही मिनटों बाद तो इनके माथे की वो शिकनें पूरे चेहरे पर फैल चुकी थीं। कब अकल आएगी तुम्हें? शहर भर में कैसी कैसी वारदातें हो रही हैं। तुम बिल्कुल अजनबी और अनजान लोगों को बुलाकर ड्राइंग रूम में बिठा लेती हो। किसी दिन अपने साथ मेरा भी काम तमाम करवाओगी। बहुत बेवकूफ़ हो तुम। किचन में खड़े खड़े गरजते बरसते बाहर निकल गए, और मैं जो ट्राली सजाए धकेलती हुई बाहर ला रही थी वहीं हक्का बक्का सी खड़ी रह गई। रज्जो के साथ सलेटी शलवार कमीज़ में पतला दुबला अच्छी खासी गहरी रंगत मगर तीखे नकोश वाला आदमी ऊंचे लंबे वजूद को सियाह रंग की चादर में लपेटे मेरे पास से गुजरकर बाहर जा रहा था। उसकी निगाह सरसरी सी मेरी तरफ उठी और झुक गई। इसकी नज़रों में क्या नहीं था? अजीब सी लाचारी। क्यों भला? कैसी रहम भरी नज़रों से इसने मेरी तरफ देखा था? कौन था ये? मैं थोड़ा उलझती थोड़ा डरती अंदर चली आई। जवाद अभी भी गुस्से में थे। जवाद, सॉरी, मैंने थोड़ी से बिठाया था, वो तो रज्जो। फिर आप खफा हो रहे हैं? मैं अकेली थोड़ी थी, मेरे साथ रज्जो भी तो थी। मैंने उन्हें एहसास दिलाने की कोशिश की। हाँ, रज्जो तो कमांडो रह चुकी है ना? तंज भरे अंदाज में बोले। इसने आपका नाम लिया था, तभी तो रज्जो से अंदर लाई थी। मैंने एक और दलील पेश की। अच्छा, तो जो भी राह चलता मेरा नाम लेकर दरवाज़ा खटखटाए तो आप इसे घर के अंदर ला बिठाएंगी? वो गुर्रा कर बोले तो मैं 2 कदम पीछे भी दक गई। तो क्या वो आपसे मिलने नहीं आया था? मैंने डर कर पूछा। नहीं, किसी जव्वाद भट्टी से मिलने आया था। मुझे अच्छा खासा मशकूक लग रहा था। भट्टी साहब के बेटे को ट्यूटर की ज़रूरत थी। इसी सिलसिले में किसी हामिद अख्तर ने इसे भेजा था। और तुमने? वो अब गुस्सा पीने की कोशिश कर रहे थे। कोई बेचारा सा लग रहा था। आपको मशकूक जाने कैसे लगा? मैं अपने दिल का ख्याल ज़ुबान पर ले ही आई। तुम्हें तो सारी दुनिया बेचारी लगती है। बस नहीं चलता सारे बेचारों को पनाह दे डालो। चिढ़कर बोले तो मैं हंसती।
लगता है आज फिर लंच नहीं किया आपने, सिर्फ भूख ही आपको इस हद तक चिड़चिड़ा कर सकती है। मैंने उनको मनाने की कोशिश की, सर हिलाते कपड़े चेंज करने चले गए। जाने बेचारे को भूख लगी थी, रज्जो के हाथ पानी मंगवा कर पिया था। जवादी से चाय का ही पूछ लेते। भरी भराई ट्रॉली में अंदर ले जा रही थी और इसका मजलूम सा सरापा और लाचार नज़रें मुझे डिस्टर्ब कर रही थी। अब मैं इसकी हमदर्दी में कोई भी लफ्ज़ बोलकर जवाद के मज़ीद भड़कने का रिस्क नहीं ले सकती थी। सो चाय खामोशी ही से पी गई। कल पहला रोज़ा मुतवक्के था। मैं और रज्जो किचन में बुरी तरह मसरूफ़ थी। रोज़ा रखने वाले तो घर में 2 ही थे, मगर एहतमाम 10 बंदों जितना किया जाता। 2-3 मस्जिदों में इफ्तारी सहरी भिजवाती थी मैं। और भी बहुत कुछ होता था। चिकन रोल्स, कबाब, शामी, समोसे बनाने का सामान बिखरा हुआ था और हम दोनों वक्त के साथ लड़ रही थी। एक चूल्हे पर चिकन रोल्स के लिए रखा था और दूसरे पर इमली की चटनी उबल रही थी और तीसरे पर आलू बुखारे की चटनी। डोरबेल बजी थी। रज्जो आटा गूंद रही थी। मजबूरन मुझे ही जाना पड़ा। यूँ भी जवाद के आने का टाइम था। चौकीदार नौकरी छोड़ गया था और दूसरा कोई भरोसे का आदमी अभी मिल नहीं रहा था। रमज़ान में भी इस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। मैंने जवाद की आमद के ख्याल से सरसरी सा कौन है पूछकर गेट खोल दिया। मुझे एक झटका सा लगा। सामने वही शख्स खड़ा था, उस रोज़ वाले स्लेटी रंग की शलवार कमीज़ में मलबूस स्याह चादर लिए। मैंने जल्दी से दरवाज़ा बंद करना चाहा। उसने सलाम करके मुझे ऐसा करने से रोक दिया। अब मैंने गौर से देखा। इसके इंतहाई बाएं तरफ कोई और भी था। स्याह चादर में लिपटी, चेहरा और बदन मुकम्मल तौर पर ढके हुए वो कोई कम सिन सी लड़की लग रही थी। दोनों के पैरों के पास निस्वारी रंग का फूला हुआ बैग पड़ा था। बेगम साहब, आप लोगों ने कोई कमरा किराए पर देना है शायद। भट्टी साहब ने भेजा है हमें। फौरी तौर पर कमरा चाहिए किराए के लिए। वो बैठी हुई आवाज़ में घिघिया कर यूँ बोल रहा था जैसे अभी रो देगा। और मुझे याद आया हमारा बैरूनी गेस्ट रूम खाली पड़ा था। मैं जवाद से कई बार कह चुकी थी किसी लायक सी फैमिली को देखकर किराए पर दे देते हैं। मुझे दोसराहट के लिए कोई मिल जाएगा, थोड़ा इस घर का सन्नाटा भी दूर हो जाएगा। वो मेरी बात सुनी अनसुनी कर जाते। पिछले दिनों कह रहे थे किसी जानने वाले डीलर से उन्होंने बात की है, शायद उसने भेजा। अब मैं इन दोनों को अंदर बिठाकर जवाद की खफकी का रिस्क तो नहीं ले सकती थी, मगर लड़की पर नज़र पड़ने वाली दूसरी नज़र ने मुझे ठिठका दिया। स्याह चादर में इसका वजूद कैसा भरा भरा हुआ। मेरे दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। मैं जवाब देते देते रह गई। अभी तो मेरे शौहर घर पर नहीं, आप फिर किसी वक्त तशरीफ़ लाइए। मैंने लड़की पर एक भरपूर नज़र डालकर कहा। इस वक्त हमें ज़रा मुश्किल है। असल में हम अपने रिश्तेदारों के यहाँ ठहरे हुए थे। हमारा ताल्लुक़ जेहलम से है। मुझे नौकरी के सिलसिले में इधर आना पड़ा। फौरी तौर पर कोई घर नहीं मिल रहा था। सच्ची बात कहूँ, घर तो मिल रहे थे, मगर उनका किराया हमारी रेंज से खासा बढ़कर था। कुछ दिन रिश्तेदारों के पास ठहरे तो थे, बस काफ़ी दिनों से वो लोग हमें जाने को कह रहे थे। और अब ऐन इस मौका पर समझ नहीं आ रही कहाँ जाएं। भट्टी साहब ने आपका एड्रेस दिया। आपका एक कमरे का इतना किराया तो होगा कि हम अफोर्ड कर सकें। वो इस तरह बैठी हुई आवाज़ में कह रहा था। लड़की शायद खड़े खड़े थक गई थी। कमर पर हाथ रखकर गेट के बंद पट से टेक लगाने लगी। बेख्तियार मुझे इसकी हालत पे तरस आया। देखें, ये फ़ैसला तो मेरे शौहर ही कर सकते हैं कि आपको कमरा रेंट पर देना है या नहीं। आप अगर फिर नहीं आ सकते तो थोड़ी देर यहीं रुक कर उनका वेट कर लें। आने ही वाले हैं। शुक्रिया। मैंने हत्तल इम्कान लहजे को रूखा बनाते हुए कहा और गेट बंद कर दिया। अंदर आने के बाद मुझे अजीब सी बेकली सी लग गई। रज्जो के हाथ इन दोनों के लिए प्लास्टिक की कुर्सियाँ भिजवा दी और शरबत के गिलास भी। दोबारा जवाद को फ़ोन किया, वो रिसीव नहीं कर रहे थे। बेचैनी से टहलते हुए उनका इंतज़ार करने लगी। अल्लाह जाने क्या चक्कर है। जवाद सही कहते थे, मशकूक लग रहे हैं। इसी वक्त जवाद की गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। उनका रद्द अमल मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक था। उन्होंने दोनों को फौरी तौर पर वहाँ से चले जाने को कहा। तो उनकी हालत ऐसी हो गई जैसे अभी ख़त्म हो जाएंगे। मैं बरामदे से खड़ी देख रही थी। गाड़ी अंदर आ गई, गेट बंद हो गया। वो दोनों न जाने किस आस के सहारे अभी भी बाहर ही खड़े थे। जवाद प्लीज़, वो लड़की इस हाल में है और रात हो रही है, बेसहारा लगते हैं, कहाँ जाएंगे? आप भट्टी साहब को फ़ोन करके पूछ लें। मैं जवाद के अंदर आते ही मिन्नत भरे अंदाज में बोली। मुझे उम्मीद तो नहीं थी,
پھر بھی انہوں نے بھٹی صاحب کا نمبر ملایا، بات کی اور فون رکھ دیا۔ ان کے بیٹے کو ٹیوشن پڑھا رہا ہے، کسی کمپنی میں جاب بھی کرتا ہے۔ کہہ تو رہے ہیں بھروسے کا آدمی ہے، اس وقت بہت مجبور ہے، بھائیوں کے ساتھ کوئی جائیداد کے بٹوارے کا جھگڑا ہے جس سے بچنے کے لیے وہ شہر ہی چھوڑ آئے ہیں۔ اور پھر میں نے آس بھرے لہجے میں پوچھا، وہ چوکیدار کا انتظام ہو گیا ہے؟ بشیر نام ہے اس کا، سر جمال نے رکھوایا ہے، پہلے ان کے گھر کام کرتا تھا، ان کا تو اب ٹرانسفر ہو گیا تو انہوں نے میری طرف ریفر کر دیا۔ کہہ رہے تھے کہ بھروسے کا آدمی ہے اور خاصا دلیر بھی ہے، ابھی آدھے گھنٹے میں آ جائے گا۔ ہم جس علاقے میں رہتے تھے شہر کا اچھا پوش ایریا تھا، دور دور تک کوٹھیاں بنی ہوئی تھیں، مگر کچھ مہینوں سے چوری ڈکیتی کی وارداتیں ہونے کی وجہ سے ہم بھی چوکیدار رکھنے پر مجبور ہو ہی گئے تھے۔ تو پھر کیا مسئلہ ہے، انہیں رکھ لیتے ہیں، چوکیدار کو ان پہ نظر رکھنے کی تاکید کر دیں گے۔ یوں بھی یہ کمرہ تو ہمارے گھر کی مین بلڈنگ سے ہٹ کر ہے نا، آپ اللہ کے خوف سے، اس کے خیال سے پلیز، شام گہری ہو رہی ہے، اگر آپ کہیں تو۔ وہ اپنی طرف سے زیادہ میری بے چینی دیکھ کر ہاں کرنے پر مجبور ہو گئے۔ میں نے رجو کو بھیج کر ان دونوں کو اندر گیسٹ روم میں بلوا لیا۔ وہاں ایک پرانا بیڈ اور قالین بچھا ہوا تھا، کچن وغیرہ تو تھا نہیں۔ ارادہ تھا کہ اگر کسی کو پراپر طور پر کرائے پر دیں گے تو بیرونی چھوٹے برآمدے میں مختصر سا کچن بھی بنوا دیں گے، مگر اب وہ دونوں ممنون نظروں سے دیکھتے ہوئے اندر آ کے رجو ان دونوں کو کھانا دے آئی۔ بی بی عجیب سے لوگ لگتے ہیں، دونوں چپ ڈرے ڈرے سے جیسے بھاگ کر آئے ہوں۔ سچی مجھے تو لڑکی بالکل پورے دنوں سے لگ رہی ہے، سرگوشی کے سے انداز سے کہہ رہی تھی۔ میرا دل انوکھی سی لے پر دھڑکا۔ اچھا، کل کسی ڈاکٹر کو بلوا کر چیک کروا دیں گے، ابھی صاحب کے سامنے زیادہ ذکر مت کرو، میں نے اسے ٹوکا۔ نہیں بیگم صاحب، آپ کی مہربانی، کسی ڈاکٹر کو نہ بلوائیں، یہ ہمارے ہاں بے پردگی سمجھا جاتا ہے، بس ایسے ہی اللہ اپنا کرم کر دے گا۔ اگلے روز میں نے اور رجو نے جا کر ڈاکٹر کا ذکر ہی کیا، دونوں بدک سے گئے۔ لڑکی کی آنکھیں وحشی غزل سی تھیں، بڑی بڑی خوب پھیلی ہوئیں، اس کے چہرے کی ساری خوبصورتی، سب سے بڑا عنوان اس کی پھیلی پھیلی سی سرمئی آنکھیں تھیں۔ رنگت اس کی گندمی سے کچھ صاف تھی، جسم بالکل دھان پان سا تھا، ہاتھوں کی نیلی نیلی رگیں ابھری ہوئی تھیں جو صاف اچھی غذا کی کمی کا بتا رہی تھیں۔ تمہارے ماں باپ کہاں ہیں؟ وہ شخص جس کا نام رحیم تھا ہمیں ڈاکٹر کو بلانے سے منع کر کے اپنی جاب پہ چلا گیا۔ اس نے رات ہی جواد کو زبردستی 3000 روپے اس کمرے کا کرایہ دیا تھا، جسے جواد کسی صورت لینا نہیں چاہ رہے تھے۔ اصل میں تو ان کا ارادہ انہیں یہاں رکھنے کا تھا ہی نہیں، کرایہ پکڑ کر پابند نہیں ہونا چاہتے تھے، مگر اس شخص کی منت زاری میں کچھ ایسی زبردستی تھی کہ جواد بھی ہار گئے اور روپے تھامنے پر مجبور ہو گئے۔ وہ نہیں ہے جی، وہ دھیرے سے بولی اور سر جھکا لیا۔ کیا فوت ہو گئے؟ رجو منہ پھٹ تھی، اس نے جواب دینے کے بجائے فقط سر ہلا دیا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ ابھی بھی اپنا پورا جسم چادر میں لپیٹے ہوئے تھی۔ غزالہ۔ اس کی آواز اور بھی پست ہو چکی تھی۔ اچھا غزالہ، دیکھو تمہیں اس وقت چیک اپ کی ضرورت ہے، تمہارا شوہر تو مرد ہے، اسے کیا پرواہ کہ عورت پر اس حال میں کیا گزرتی ہے؟ ساری اذیت تو اس کا بدن سہتا ہے، تمہیں خود اپنا خیال ہونا چاہیے۔ کتنا عرصہ ہو گیا شادی کو؟ سال ہو گیا ہے۔ عجیب ڈری ڈری سی تھی۔ جن لوگوں کے رسم و رواج بڑے سخت ہوتے ہیں ڈاکٹروں کے چکر میں نہیں پڑتے۔ آپ کہیں تو میں بطول دائی کو لے آؤں؟ ایمان سے اس کے ہاتھوں میں بڑی ہی شفا ہے، ایک بار دیکھ لے گی تو بالکل صحیح دن اور ٹائم بتا دے گی۔ رجو جانچتی نظروں سے غزالہ کا جائزہ لیتے ہوئے کہنے لگی، نہیں جی، رحیم نہیں مانیں گے، ان سے پوچھ لیں۔ اس کی سانسیں ہموار نہیں تھیں اور میرا دل کر رہا تھا میں اس کے پاس سے اٹھوں ہی نہیں، مگر وہ شاید ہماری موجودگی میں بیچاری بے آرام ہو رہی تھی۔ میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم نے روزہ تو نہیں رکھا نا؟ میرے پوچھنے پر اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں تمہارے لیے کچھ پھل بھیجواتی ہوں، کھا لینا۔ وہ ہمارے دروازے سے نکلنے کا انتظار کیے بغیر ہی لیٹ گئی۔ مجھے اس کی حالت پہ بڑا ترس آیا۔ دن ایک ایک کر کے گزرتے چلے گئے۔ جواد نے ان سے کہہ دیا تھا کہ وہ اسی مہینے اپنا کوئی اور ٹھکانہ دیکھ لیں، انہیں ابھی یہاں مرمت وغیرہ کروانی ہے۔ وہ جواب میں چپ رہے تھے۔ بڑے عجیب سے روزے گزر رہے تھے۔ سحری میں اٹھتی تو مجھے غزالہ کی فکر ہوتی، مگر جواد کی وجہ سے ان کی طرف نہیں جاتی تھی۔ جواد ہی بشیر کو آواز دے کر اس کے اور رحیم کی سحری پکڑا دیتے۔
اور صبح جب جواد اور رحیم گھر سے نکل جاتے تو میں فوراً غزالہ کی طرف آ جاتی۔ وہ مجھے پہلے دن کی طرح ڈری، سہمی، خوف زدہ سی ملتی تھی۔ مجھے کئی بار شک ہوا دونوں گھر سے بھاگے ہوئے ہیں، مگر کبھی زبان پہ یہ بات لا کر نہ پوچھ سکی۔ میں اسے بار بار بلانے، بات کرنے پر اکساتی، وہ تھوڑا تھوڑا مجھ پر کھلنے لگی تھی۔ جی ہم دونوں نے پسند کی شادی کی ہے، میں ان کی خالہ کی بیٹی ہوں، میرے ماں باپ ہیں نہ ان کے بھائی شادی کے حق میں نہیں تھے۔ ہم دونوں نے ان کی مرضی کے بغیر 2-4 لوگوں کی موجودگی میں نکاح کر لیا، تو وہ ہم دونوں کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ جھگڑا اسی موروثی جائیداد کا ہے جو ان کے ماں باپ چھوڑ گئے ہیں۔ اگرچہ رحیم نے انہیں لکھ کر بھی دے دیا کہ انہیں حصہ نہیں چاہیے، مگر پھر بھی بس ان سے بچنے کے لیے ہم ادھر آ گئے۔ پہلے دور کے رشتہ داروں کی طرف رہتے تھے، پھر شاید انہیں بھنک مل گئی تو ہمیں مجبوراً وہاں سے نکلنا پڑا۔ میں اس حال میں نہ ہوتی تو باجی ایسی خوف بھری زندگی ہے کہ موت اچھی لگتی ہے، وہ بے اختیار کہہ گئی تو میں نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ بے وقوف ایسے نہیں کہتے، اللہ خیر کا وقت لائے، یہ مشکل دن بھی گزر ہی جائیں گے، میں نے اسے تسلی دی۔ جواد کو یہ سب بتایا تو وہ اور بھی خلاف ہو گئے۔ پھر تو ان کا یہاں رہنا خطرے سے خالی نہیں، وہ ان کی بو سونگتے یہاں آ گئے تو بس اب ان کو یہاں سے چلتا کرو۔ صبح ہی بندوبست کرتا ہوں ان کا کسی ڈیلر سے کہہ کر کہ کہیں اور کرائے پر گھر دلوا دیتا ہوں، ہماری جان تو چھوڑیں۔ مگر اللہ کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ رات کو غزالہ کی حالت بگڑ گئی، اسے زبردستی گاڑی میں ڈال کر اسپتال لے جانا پڑا۔ کیس انتہائی پیچیدہ تھا۔ ہماری دعاؤں، رحیم کے آنسوؤں اور ڈاکٹروں کی مہارت تھی یا اللہ کی رحمت۔ سحری کی آواز کے ساتھ ہی غزالہ نے کمزور مگر خوبصورت بیٹے کو جنم دیا تھا۔ خود اگرچہ اس کی حالت اچھی نہیں تھی، مگر وہ زندہ بچ گئی تھی، ہم سب کے لیے یہی کافی تھا۔ دوسرے ہی دن رحیم نے زبردستی اسے ڈسچارج کروانے کے لیے کہنا شروع کر دیا۔ ڈاکٹرز نے 1 ہفتہ تک اسے اسپتال میں رکھنے کو کہا۔ بچہ نرسری میں تھا، اسے آج شام ہمارے حوالے کیا جانا تھا۔ ہم نے جلدی روزہ افطار کیا اور اسپتال آ گئے۔ روم کا دروازہ بند تھا، ہم نے دھکیلا تو کھل گیا۔ بیبی کارٹ میں بچہ پڑا ہاتھ پاؤں چلا رہا تھا۔ غزالہ کا بیڈ خالی تھا، ہم سمجھے شاید وہ واش روم میں ہوگی۔ میں بیبی کارٹ پر جھک کر بچے کو پیار کرنے لگی۔ ارے یہ کیا؟ اس کے کمبل میں کچھ کھڑکھڑایا تھا، سفید رنگ کا کاغذ تھا۔ میں نے کھولا۔ ادی سلام، جب آپ لوگ اسپتال آئیں گے تو ہم دونوں یہاں سے جا چکے ہوں گے۔ کہاں؟ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ جواد بھائی ٹھیک کہتے تھے کہ ہم دونوں کا آپ کے گھر رہنا ان کے لیے بھی خطرناک ہو سکتا ہے، اور اس میں کچھ غلط بھی نہیں تھا۔ ہم دونوں کا تعلق سندھ کے اس پسماندہ علاقے سے ہے جہاں ابھی تک اس صدی کی تازہ ہوا نہیں پہنچی۔ آپ لوگوں کا خیال درست تھا، ہم دونوں نے گھر سے بھاگ کر شادی کی تھی۔ ہم دونوں کا تعلق ایک دوسرے کے دشمن قبائل سے تھا۔ ہماری جانوں کے دشمن میرے بھائی نہیں، ہم دونوں کے ماں باپ اور خاندان والے ہو رہے ہیں۔ ہم دونوں کو قاری قرار دیا جا چکا ہے۔ اس مہینے کا عرصہ ہم دونوں نے کس طرح چھپ چھپ کر گزارا ہے، چاہیں بھی تو نہیں بتا سکتے۔ زندگی کے دن ہم پر تنگ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم اپنی زندگی کی حفاظت نہیں کر سکتے تو اس ننھی جان کو کہاں سنبھالیں گے؟ ہم مر بھی گئے تو ہماری روحیں پرسکون رہیں گی کہ ہمارا بیٹا محفوظ و مامون ہے آپ دونوں کی محبت بھری چھاؤں میں۔ یہ ہمارا خیال بھی ہو سکتا ہے، شاید آپ لوگ اس بچے کو ہمارے کسی گناہ کا پھل سمجھ کر اپنے گھر میں رکھنا نہ پسند کریں، تو اسے کسی بھی لاوارث بچوں کے سینٹر میں بھجوا دیں۔ یہ زندہ رہے، ہمیں اس کے سوا اور کچھ نہیں چاہیے۔ اگر آپ اسے کسی سینٹر میں جمع کروائیں تو اللہ کے لیے سارے کوائف اپنے پاس محفوظ رکھیں۔ اگر ہم زندہ بچ گئے تو شاید کبھی اسے ڈھونڈتے ہوئے آ جائیں۔ یہ ہماری پاک محبت کی پاک نشانی ہے۔ میں اسے جب بھی یاد کروں گا طیب کے نام سے یاد کروں گا۔ اگر آپ اسے اپنے پاس رکھنا چاہیں تو میں ادھر دوسرے کاغذ پر یہ بچہ آپ کو دینے کے لیے اپنے اور غزالہ کے دستخط کے ساتھ تحریر لکھ کر جا رہا ہوں کہ ہم دونوں یہ بچہ آپ کو اپنی خوشی اور مرضی سے آپ کی نیک فطرت کو تحفہ کرتے ہیں، خاص طور پر ادی بشرا جن کے دل میں اللہ نے محبت کے سوا اور کچھ نہیں بھرا۔ شاید آپ کو چند دنوں بعد ہم دونوں کے مرنے کی خبر اخبار یا کسی چینل پر ملے، یا اگر اللہ کو ہماری زندگی منظور ہوئی، آپ نے طیب کو اپنا لیا، ہم زندگی کی کسی موڑ پر ملے بھی تو اجنبی بن کر گزر جائیں گے، کوئی دعویٰ نہیں کریں گے۔ اللہ حافظ، رحیم اور غزالہ۔
ہم دونوں حیران نظروں سے کبھی اس کاغذ کی تحریر کو دیکھتے اور کبھی کاٹ میں لیٹے ہاتھ پاؤں مارتے محبت کی اس طیب نشانی کو، جو علل اعلان کہہ رہا تھا کہ اللہ بھی انسانوں سے مایوس نہیں ہوا۔ میں سوالیہ نظروں سے جواد کی طرف دیکھ رہی تھی، اب کہ میں خود سے کوئی بھی فیصلہ نہیں کرنا چاہتی تھی کہ یہ کسی کو پناہ دینے کا معاملہ نہیں تھا، عمر بھر کے لیے اپنی زندگی کے ساتھ منسلک کرنے کا تھا۔ میں تمہیں کہتا تھا نا، تمہیں انسانوں کی پہچان نہیں، دیکھا وہ وہی نکلے جو میں سمجھتا تھا۔ جواد بول رہے تھے اور میری آنکھوں میں اترتی دھند میں بیبی کارڈ دھندلاتا جا رہا تھا۔ مگر اس کے باوجود اللہ کو تمہاری سادگی اور نیک فطرت پر اس درجہ پیار آیا کہ اس نے تمہارے دل کی آرزو کو زندہ وجود دے کر تمہاری جھولی میں ڈال دیا ہے۔ ہم ان دونوں کی زندگی کی دعا بھی کریں گے جب وہ کہیں ملے تو۔ تمہیں خوشی نہیں ہوئی اللہ نے ہماری زندگی میں جو ایک کمی تھی وہ بھی دور کر دی؟ وہ کہہ رہے تھے اور میری نظروں کے سامنے سے دھند ہٹ رہی تھی۔ وہ ننھا وجود اب ہاتھ پاؤں چلانے کے ساتھ زور زور سے رونے بھی لگا تھا۔ جواد نے ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھایا اور سینے سے لگا کر پیار کیا تو میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پتہ نہیں اس نعمت کے شکرانے کے طور پر یا ان دو اجنبی مسافروں کو سوچ کر جو نہ جانے کدھر سے آئے تھے اور کدھر چلے گئے، ہمیں یہ بیش قیمت تحفہ دے کر۔ میں جواد کے کندھے پر سر رکھ کر رونے لگی۔ جواد طیب کے ساتھ میرا کندھا بھی تھپکے جا رہے تھے۔ اتنے مبارک مہینے کا متبرک تحفہ مجھے بے حال کیے جا رہا تھا۔ فی امان اللہ۔